और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पूरे देश में हल्ला है कि कुछ शिकारी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे शिकारी हैं जो एक एक कर शिकार करते हैं। धर्मांतरण फैक्ट्री के कितने विलन, जाकिर नायक और उमर गौतम। आखिर धर्मांतरण फैक्ट्री के एक दो नहीं, इससे पहले सबसे बड़े विलन सामने आए थे जाकिर नायक के रूप में। जाकिर नायक की तस्वीर आपको हम दिग्विजय सिंह के साथ दिखा रहे हैं। जाकिर नायक पर धर्मांतरण का आरोप लगा, एक के बाद एक न जाने कितने सामूहिक धर्मांतरण का इल्जाम जाकिर नायक पर लगा। जाकिर नायक की फोटो आप शाहिद अफरीदी के साथ देख रहे हैं। जाकिर नायक फरार है, भाग खड़े हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार किया। उसी तरह उमर गौतम अब सामने आए हैं। उमर गौतम 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। उमर गौतम पर योगी का हथौड़ा चला, लेकिन आपको एक और शैतान दिखा रहे हैं, बिलाल फिलिप। उमर गौतम का कबूलनामा सामने आया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं बिलाल फिलिप की। जाकिर नायक मलेशिया में है और बिलाल फिलिप कतर में है। दरअसल यहां से चलता है पूरा कन्वर्जन का, धर्मांतरण का पूरा बड़ा रैकेट। लेकिन उमर गौतम की मैं बात करूंगा। उमर गौतम पर योगी का हथौड़ा चला है। जैसे जाकिर नायक पर मोदी ने शिकंजा कसा, उसी तरह उमर गौतम पर योगी ने प्रहार किया। और उमर गौतम का यह बयान मैं आपको सुनवाऊंगा कि कितने धड़ल्ले से खुश होकर यह बता रहा है कि कितने लोगों को धर्म परिवर्तन करवा चुका है। लेकिन योगी ने रासुका लगाने के निर्देश दे दिए। देखिए जरा जाकिर नायक पर कैसे मोदी ने लगाम लगाई थी कि वो यहां से भाग खड़ा हुआ और उमर गौतम पर योगी का प्रहार। देखिए रिपोर्ट। महान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। धार्मिक जिहादियों पर मोदी स्ट्राइक। धर्मांतरण गैंग पर योगी प्रहार। ऑपरेशन धर्म पर सबसे बड़ी चोट। जाकिर नाइक से लेकर उमर गौतम तक मोदी और योगी ने धर्मांतरण के इन शैतानों पर शिकंजा कस दिया है। जाकिर नाइक के फरार होने के बाद धर्मांतरण के एक और घिनौने खेल का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन उमर गौतम तो उसी खेल का खिलाड़ी है जो सालों से चला आ रहा है। उमर गौतम से पहले जाकिर नाइक भी इस खतरनाक साजिश का हिस्सा रहा है। जाकिर नाइक पर प्रधानमंत्री मोदी ने चाबुक चलाया तो उमर गौतम के ऑपरेशन धर्म पर सीएम योगी का हंटर चला। कानून बनाएंगे, छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। धार्मिक जिहाद के सबसे बड़े खिलाड़ी जाकिर नाइक को तो भारत से भागना पड़ा। पीएम मोदी के एक्शन के आगे जाकिर गिरफ्तारी से बचने के लिए मलेशिया जा छिपा। लेकिन उमर गौतम को सीएम योगी ने दबोच लिया। धर्मांतरण के खेल का ये मास्टरमाइंड अब एटीएस के शिकंजे में है। धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो विदेशी फंडिंग के जरिए देश में धर्मांतरण का जाल फैलाया गया था और देश के 14 राज्यों में यह गिरोह सक्रिय तौर पर अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देते हुए लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। आइए अब आपको बताते हैं धर्मांतरण की फैक्ट्री के दो शैतान जाकिर नायक और उमर गौतम एक ही काम कर रहे थे। आइए आपको बताते हैं क्या कर रहे थे। श्याम प्रताप गौतम जो कि उमर गौतम बन गया है, वो इस खेल में अकेला नहीं है। इससे पहले जाकिर नायक जो खुद को धर्म उपदेशक बताता है, वो भी भारत में धर्म परिवर्तन की आड़ में आतंकी साजिश रच चुका है। हालांकि जाकिर तो भाग निकला, लेकिन उमर गौतम पर सीएम योगी ने शिकंजा कस दिया है। आपको बताते हैं इस्लामिक धर्म उपदेशक, यह मैं आपको बता रहा हूं दोनों क्या करते थे। देखिए जरा, जाकिर नायक इस्लामिक धर्म उपदेशक और उमर गौतम दरअसल श्याम प्रताप गौतम से उमर गौतम बन गया। इसके अलावा मैं जल्दी से इसे मूव करेंगे। जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन चलाता था और उमर गौतम इस्लामिक
दावा सेंटर चलाता था। जाकिर नाइक सामूहिक धर्म परिवर्तन कराता था और उमर ने 1000 लोगों का धर्म बदल दिया। इसके अलावा जाकिर नाइक पर आतंकी फंडिंग करने का आरोप है और उमर पर धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का इल्जाम है। जाकिर नाइक पर धर्म प्रचार की आड़ में आतंक का खेल खेलने का इल्जाम है और उमर गौतम आतंकी फंडिंग के भी सबूत उमर गौतम के खिलाफ मिले हैं। तो इन दोनों पर यह आरोप लगे। आइए अब आपको सुनवाते हैं जाकिर नाइक को, सुनिए किस तरह वो अपने उपदेशों के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता था और उमर गौतम भी ऐसे ही सीना ठोक कर कह रहा है कि इस काम में उसको खुशी है और बता रहा है कि ये जो काम कर रहा है वो बड़ा नेक काम है। सुनिए जरा। अगर कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम खवातीन के शोबे में से या मर्द के शोबे में से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो आगे आ सकता है, या आखिरी मौका है। कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू। राजू। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमूल। 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 आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम शिवाजी है। शिवाजी, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ। मैं कर्नाटक से आया हूँ। आप मानते कि खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। आपने दोनों को सुन लिया, कितनी शान से बता रहे हैं कि वो खुलेआम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा खेल 7 समंदर पार कैसे चल रहा है, कौन कौन से देशों में यह काम चल रहा है। देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दुनिया का नक्शा आप देख रहे हैं। पोलैंड में धर्म परिवर्तन की ठेकेदारी इनकी चल रही है। न सिर्फ पोलैंड, पुर्तगाल भी इसमें शामिल है जहां चल रही है धर्मांतरण। जर्मनी में धर्मांतरण का खेल इनका चल रहा है। इसके अलावा अमेरिका तक तार है, अमेरिका भी इसमें शामिल है जहां धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। इंग्लैंड में भी धर्म परिवर्तन खुलेआम कर रहे हैं ये लोग और सिंगापुर भी इसमें शामिल है जहां ये मास कन्वर्जन कराते हैं। मलेशिया शामिल है, मलेशिया में खुद मौजूद है जाकिर नाइक। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये ग्राफिक्स कि कहां कहां ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है वो देखिए जरा। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं कहां से कहां तक चल रहा है धर्मांतरण का खेल, वो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी और योगी ने क्या कार्रवाई की है। मोदी ने जाकिर के खिलाफ और योगी ने उमर के खिलाफ, वो मैं आपको बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ जाता है। ऐसे ही इन धार्मिक जिहादियों के साथ भी हुआ। पहले जाकिर नाइक पर प्रधानमंत्री मोदी ने शिकंजा कसा, उस पर गिरफ्तारी की ऐसी तलवार लटकी कि देश छोड़कर भाग गया। तो दूसरे धार्मिक जिहादी उमर गौतम पर सीएम योगी का हंटर चला और उसे उत्तर प्रदेश एटीएस ने दबोच लिया। देखिए इन दोनों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकिर नाइक पर कार्रवाई की है। एनआईए के रडार पर आया जाकिर नाइक, जल्दी से मूव करेंगे इसे। एनआईए के रडार पर आया जाकिर नाइक। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो इसकी संस्था थी उसे बैन कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग का इल्जाम इसके ऊपर है। मलेशिया में छिपा बैठा है। आतंकी तालीम, भड़काऊ भाषण का आरोप जाकिर नाइक पर है और भारत ने भगोड़ा करार दिया है जाकिर नाइक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्शन जाकिर नाइक पर है। आइए अब आपको बताते हैं योगी ने उमर गौतम पर क्या कार्रवाई की है। यूपी एटीएस ने कार्रवाई की उमर गौतम पर। इसके अलावा यूपी एटीएस ने इसे शिकंजे में लिया। इसे मूव करेंगे जल्दी से प्लीज। उमर की संस्था पर छापा मारा, उमर की संस्था को बंद किया। उमर गौतम को एटीएस ने गिरफ्तार किया और एटीएस ने गिरफ्तारी के बाद रासुका लगाने की तैयारी है उमर गौतम के खिलाफ और आतंकी कनेक्शन की जांच हो रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं जिनके साथ धर्म परिवर्तन किया गया है
उन परिवार को सुनिए जरा, उनकी आप बीती सुनिए, उनके दर्द को समझने के बाद आप समझेंगे दरअसल ये लोग क्या पाप कर रहे थे। सुनिए। 17 फरवरी को एक एफिडेविट दिया था मेरे हाथ में, मेरे बेटे ने दिया था मुझे। तो एफिडेविट दिया, उसमें देखा कि कन्वर्जन का किया हुआ है, खाली एफिडेविट मुझे मिला है, बाकी और कुछ नहीं मिला। धर्म परिवर्तन मुस्लिम में मनन कर दिया गया है। मेरी जानकारी में जितने भी बच्चे हैं नोएडा डेफ सिक्योरिटी में जिन्होंने एडमिशन लिया है या पढ़ने के लिए गए हैं, टोटल वे बच्चे या रिकॉर्ड उठा के देखो, टोटल वे बच्चे कन्वर्जन में शामिल हैं। ये सर बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लालच देते हैं, नौकरी का देते हैं, किसी भी चीज़ का देते हैं। परिवर्तन का काम कर रहे हैं प्रोफेशनल। मस्जिद वगैरह में बच्चों को बुलाते हैं और वहीं पे जो कुछ भी करते हैं सारा कुछ भी। तो आपने पिता को सुना एक, अब एक मां को सुनिए जिसके बेटे को बहला फुसला कर उसका नाम बदलकर कैसे उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। सुनिए। ब्रेन वॉश तो है, क्योंकि जो मेरा बेटा पूरी फैमिली से इतना प्यार करता था वो इस वक्त है तो पूरा उन्हीं लोगों के कहे में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो फ्री नहीं है। वो डर के मारे कुछ भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे को। तो सबसे ज़्यादा यही बताया गया था कि तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है, तुम गरीब हो, तुम्हें पैसे की दिक्कत है और हिंदू धर्म में रह के ये सब संभव नहीं है। अगर तुम इस्लाम धर्म को मानने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तो अब उमर गौतम जैसों को ऐसी कड़ी सजा मिले जिसके बाद एक ऐसी नजीर पेश हो कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने का सोच भी ना सके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चीन के साइबर टेरर की। चीन का साइबर आतंकवाद। चीन को अब तक आपने जमीन कब्जाते देखा होगा, समंदर पर अधिकार जताते देखा होगा, लेकिन चीन अब दरअसल साइबर अटैक कर रहा है। हिंदुस्तान पर भी साइबर अटैक करने की चीन ने कोशिश की। भारत के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट चीन ने हैक करने की कोशिश की। आपको दिखाने जा रहे हैं वो वेबसाइट, ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की इस वेबसाइट को चीन ने हैक करने की कोशिश की। चीन में बैठे बैठे चीन की कोशिश है कि चीन कैसे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाए, इसलिए चीन ने बाकायदा ये साजिश रची। आपको दिखाने जा रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी भारत में हुई है। ये है हैन जुनवे, जिसको गिरफ्तार किया है भारतीय एजेंसियों ने। हैन जुनवे को पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तार किया गया और इसने बताया है कि चीन दरअसल हिंदुस्तान पर साइबर अटैक की तैयारी में है और बड़े साइबर अटैक की तैयारी में क्या है वो आपको बताएंगे। पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। गलवान में हारा, डोकलाम से भागा, अब साइबर टेरर का सहारा। सुपर पावर बनने के लिए चीन का जासूसी प्लान। गलवान में मात खाने के बाद चालबाज चीन भारत के खिलाफ लगातार नई साजिश रच रहा है। भारत के खिलाफ बड़े साइबर हमले की। यह है जिनपिंग का चेला हैन सुनवे। चीनी नागरिक है हैन सुनवे। रक्षा मंत्रालय सहित केंद्र सरकार की कई अहम वेबसाइट को हैक करने की योजना बना रहा था। चीनी एजेंसियों ने बेंगलुरु की उस कंपनी को निशाना बनाया जो मंत्रालय और बीएसएनएल से जुड़ी हुई है। इस साइबर हमले से पहले पश्चिम बंगाल के मालदा से चीनी जासूस को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। अब जांच एजेंसी यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जिनपिंग के चेले की भारत में घुसपैठ के पीछे मंशा क्या थी। चीनी नागरिक के पास से बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं चीन की साइबर टीम क्या है, चीन का यह साइबर आतंकवाद क्या है और इसे कैसे अंजाम देता है चीन का साइबर आतंकवाद है ये आपको बताएं। इसमें 1.25 लाख हैकर्स काम करते हैं। देखिए आपके सामने 1.25 लाख हैकर्स काम करते हैं इसमें और दुनिया भर में जासूसी, चीन इसके जरिए दुनिया भर में जासूसी करता है। बाकायदा चीन ने एक साइबर सेना तैयार कर रखी है, बड़ी सेना है जो बैठकर
चीन में बैठकर दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमला कर सकती है। साइबर जंग की तैयारी चीन ने की है। यह साइबर जंग क्या है आपको बताएंगे। और अमेरिका यानी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी खौफ खाता है। अमेरिका भी चीन के इस साइबर हमले से डरता है। सुपर पावर बनने की साजिश है। दरअसल चीन सुपर पावर बनना चाहता है, इसलिए साजिश रच रहा है। आइए आपको बताते हैं, इसको अंजाम देने के लिए जैसे चीन की सेना है, उसी तरह चीन ने पूरी साइबर आर्मी तैयार कर रखी है। आइए आपको बताते हैं क्या है चीन की साइबर आर्मी। दरअसल चालबाज चीन ये खुद मानता है कि वो अपनी साइबर आर्मी पर काफी ध्यान दे रहा है। चीन के साइबर अटैकर्स की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि चीन में साइबर आर्मी को सेना की तरह का महत्व मिलता है। इसमें एक से बढ़कर एक हैकर्स भरे हुए हैं जिनका काम बटा हुआ है। कोई विभाग जासूसी करके खुफिया जानकारी निकालता है, कोई ग्रुप सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां पैदा करता है। दरअसल साइबर वॉर कम खर्चीला है, इसमें पैसा कम खर्च होता है और इससे दुश्मन देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इसी वजह से चालबाज चीन दुनिया का सुपर पावर बनने की कोशिश में यह साजिश रच रहा है। कई साइबर अटैक चीन के चेंगडू शहर से किए जा रहे हैं। चीन का चेंगडू शहर है, यहां इसकी साइबर आर्मी रहती है। बता दें कि इसी शहर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के डिपार्टमेंट 3 का हेडक्वार्टर है। 2013 में अमेरिका की साइबर कंपनी ने चीन के कारनामों का खुलासा किया था। इसके मुताबिक कई हाई प्रोफाइल साइबर हमलों में चीन की साइबर फौज का हाथ था। इन हमलों से पीपल्स लिबरेशन आर्मी का तीसरा डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ था। दरअसल ये चीन का इंटेलिजेंस ब्रांच है। इसे कोड 61398 के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बताएं, यही वो कोड है जो दुश्मन देशों पर साइबर अटैक करता है। चीन के हैकर्स कोड 61398 के साथ काम करते हैं और जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस कोड में काम करने वाले हैकर्स अलग अलग हजारों सर्वर पर काम करते हैं। चीन ने ब्रिटेन और अमेरिका की बड़ी हथियार कंपनियों, बैंक, फार्मा कंपनियों, कॉन्सुलेट और यूनिवर्सिटीज में भी अपने जासूस छोड़े हुए हैं। तो चीन ऐसे अंजाम देता है। आइए आपको बताते हैं कि ये जो साइबर आर्मी चीन ने तैयार की है, ये जो साइबर टेरर चीन कर रहा है, इससे इसे फायदा क्या होगा, ये आपको बताने जा रहे हैं। चीन को इससे क्या फायदा, आपको जल्दी से बताएं। साइबर जंग से चीन को आखिर क्या मिलता है। दरअसल किसी भी देश की खुफिया जानकारी बड़ी आसानी से हैकर्स हासिल कर सकते हैं। इससे उस देश की नई टेक्नोलॉजी से लेकर किसी भी तरह की जानकारी ये हैकर्स हासिल कर लेते हैं। साइबर जंग से दूसरे देश के किसी भी संस्था के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी पैदा की जा सकती है। इससे उस देश और संस्था को भारी नुकसान हो सकता है। कई अहम दस्तावेज बर्बाद हो सकते हैं या उन्हें डिलीट किया जा सकता है। दुश्मन देश को कमजोर करने के लिए साइबर जंग खूब इस्तेमाल हो रहा है और चालबाज चीन इससे दुनिया में नंबर 1 है। चीन के अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ बेहतर रिश्ते नहीं है और ऐसे में इस साइबर जंग से उन्हें कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। असली युद्ध के मुकाबले इस युद्ध में बेहद कम खर्च आता है और इससे दूसरे देशों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं, कम खर्च में अरबों की कमाई भी होती है। हैकर्स कई बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, साथ ही कई अहम डेटा कहीं और बेच देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि चीन भारत के खिलाफ ढेरों साजिशें रचता है। न सिर्फ साइबर अटैक, आपको याद होगा चीन ने भारत के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र किए। आपको बताते हैं कि आखिर चीन की भारत के खिलाफ साजिश क्या है। आखिर ड्रैगन भारत के खिलाफ साइबर साजिश क्यों रचता है। दरअसल गलवान में हार के बाद चीन ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध छेड़ दिया। गलवान में चीन के कई सैनिकों की मौत हुई, लेकिन चीन ने पूरी दुनिया से झूठ बोला। लेकिन जब चीन के खिलाफ सबूत आए, इसके बाद चीन बौखला गया और इसके बाद साइबर हमले तेज कर दिए। दुनिया भर में कोरोना फैलाने के बाद भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने भी चीन के सुपर पावर बनने की ख्वाहिश पर झटका लगा। भारत ने दुनिया भर में वैक्सीन बांटे, लेकिन चीन की वैक्सीन का खरीदार कोई नहीं था। इसी वजह से चीन ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर हमले किए। चीन ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में ब्लैकआउट की साजिश रची। बिजली ग्रिड फेल करने की साजिश भी चीन ने रची और इससे मुंबई में बिजली सेवा प्रभावित हुई। और आए दिन चीन भारत की आईटी कंपनियों पर हमला करता रहता है। इसरो की वेबसाइट पर आपको याद होगा हमला करने की चीन ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। इसके अलावा बैंकों को भी चीन के हैकर्स निशाना बनाते रहते हैं। इतना ही नहीं, फोन नंबर और पासवर्ड की भी चोरी अक्सर चीनी हैकर्स करते रहते हैं।
तो यह वजह है, चीन दरअसल इस जरिए से हैकिंग करने की कोशिश करता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया पर साइबर अटैक कर चुका है चीन। कौन कौन से देश हैं जो चीन से दरअसल परेशान है, ये आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन से मुल्क हैं जिन पर चीन ने अब तक साइबर अटैक किए हैं। उनमें पहला देश है अमेरिका। चीन ने अमेरिका को भी नहीं बख्शा, अमेरिका पर भी ये साइबर अटैक किया है। दूसरा मुल्क है, आपको बताएं, भारत, हिंदुस्तान पर भी साइबर अटैक चीन ने किया है। इसके अलावा इसको जल्दी से मूव करेंगे, ब्रिटेन पर चीन ने साइबर अटैक किया है, यानी चीन की नजर पूरी दुनिया पर है। जर्मनी को भी चीन ने टारगेट किया है साइबर अटैक के जरिए। इसके अलावा फ्रांस को भी चीन ने निशाने पर लिया है साइबर अटैक के जरिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कैसे दिल्ली में बैठक होने वाली, एक बड़ी बैठक दिल्ली में बैठक है और दहशत में पाकिस्तान है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में बैठक होने वाली है। कैसे फारूक अब्दुल्ला दिल्ली आ चुके हैं, महबूबा मुफ्ती दिल्ली आ चुकी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में है। फारूक अब्दुल्ला के अलावा इसे मूव करेंगे, महबूबा मुफ्ती भी दिल्ली आ चुकी हैं। यानी कल बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या होगा ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, महबूबा मुफ्ती दिल्ली आ चुकी हैं, देश की राजधानी दिल्ली। कल शाम 4 बजे बैठक होनी है, उसमें शामिल होने के लिए महबूबा दिल्ली पे पहुंची हैं। लेकिन आइए आपको बताएं, 2021 की सबसे बड़ी बैठक जो है वो आपको बताने जा रहे हैं कि यह बैठक कहां होगी, कब होगी, किस वक्त होगी। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री के साथ कल शाम 4 बजे यह बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के सभी दलों के नेताओं को इसमें बुलाया गया है। आइए आपको बताते हैं, लेकिन यहां बैठक होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान में जो बैठक दिल्ली में होगी उससे पाकिस्तान आखिर डरा सहमा है। पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीर में उसकी दाल गलेगी, लेकिन हालात जो बन रहे हैं 370 हटने के बाद से, ये सारे नेता अब दिल्ली आ गए हैं। पाकिस्तान को अब डर और खौफ सता रहा है कि उसकी अब चालबाजियां काम नहीं आने वाली हैं। आइए आपको बताते हैं इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, यह बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक होनी है, इसमें जो नेता शामिल होंगे उनकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है, तमाम नेता शिरकत करेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहली बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और ये देख रहे हैं वो नेता जो इसमें शामिल होंगे। उसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती शामिल हैं, गुलाम नबी आजाद जिन्हें न्योता दिया गया है वो पहुंचेंगे। इसके अलावा सज्जाद लोन है, सज्जाद लोन के अलावा बीजेपी के नेता रविंद्र रैना होंगे और इनके अलावा बाकी दलों के नेता भी इसमें शामिल होंगे। इसका एजेंडा क्या है? कुल 14 सियासी दलों के नेताओं को इसमें बुलाया गया है। हालांकि यह बैठक क्यों बुलाई गई है इस बारे में कुछ अब तक साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह की बैठक है और जिन्हें बुलाया गया है उससे साफ है कि बैठक में जम्मू कश्मीर पर विस्तार से चर्चा होगी। राज्य में सियासी गतिरोध दूर करने और सबको साथ मिलकर काम करने पर जोर रहेगा। संकेत यह है कि परिसीमन पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और उपराज्यपाल सारा कामकाज देख रहे हैं। खबर है कि बात आगे बढ़ी तो वहां जल्द से जल्द चुनाव भी हो सकते हैं और इस मुद्दे पर भी तमाम दलों से सियासी राय लेना जरूरी है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, फारूक अब्दुल्ला ने जब मीटिंग की दिल्ली आने से पहले और महबूबा मुफ्ती ने जब बैठक की कश्मीर में, यानी सुनिए उन्हें जरा और अंदाजा लगाइए कि इस बैठक से आखिर क्या कुछ निकल सकता है। सुनिए जरा महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को। कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं। हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। तो महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि पाकिस्तान से बात हो, महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि इमरान खान से बात हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती इन तस्वीरों पर चुप हो जाती हैं। तस्वीरें देखिए जरा,
नमाज पढ़कर लौट रहे थे इंस्पेक्टर परवेज, और इंस्पेक्टर परवेज जैसे ही आगे बढ़े और देखिए इस पेड़ के पीछे आपको नजर आएगा, यहां तक पहुंचे हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी आतंकियों ने गोलियां दागी और इंस्पेक्टर परवेज शहीद हो गए। ये देखिए पीछे से गोली मारी है, 2 गोलियां उन पर मारी है, एक और आतंकी साथ पीछे पीछे आता है, गोलियां मारता है और फरार हो जाता है। महबूबा मुफ्ती इन आतंकियों की तस्वीरें देखने के बाद, अपना एक जवान शहीद हो गया, उस तस्वीरें देखने के बाद भी इमरान खान से बात करने की बात कह रही हैं। लेकिन सवाल ये तस्वीर सामने आने के बाद महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, महबूबा मुफ्ती क्या करी, जरा सुनिए, उसके बाद बताएंगे कि महबूबा मुफ्ती कैसे बच के निकलने की कोशिश कर रही। परवेज शहीद हुए, महबूबा ने कहा पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद की बर्बर हत्या की कड़ी निंदा करती हूं। महबूबा ने निंदा कर दी, लेकिन आतंकियों पर एक शब्द नहीं कहा। इमरान खान से बात करना चाहती है महबूबा, लेकिन बड़ा साफ है, महबूबा भले ही इमरान से बात करें, लेकिन जो हिंदुस्तान के साथ दरअसल आतंकी भेज रहा है, गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती, इसलिए पहले दिन से कोई पाकिस्तान से बात नहीं हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शोपिया की, शोपिया में एनकाउंटर चल रहा है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकायदा आज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और उसके बाद आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। दूसरी तस्वीर मैं सोपोर की दिखाऊंगा, दूसरी तस्वीर देखिए सोपोर की, जहां 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये देखिए, ये 3 आतंकी हैं जिन्हें हमारे जवानों ने मार गिराया है। तो सोचिए, जब तक पाकिस्तान आतंकी भेज रहा है या कश्मीर में दहशत फैला रहा है, तब तक क्या पाकिस्तान से बात की जा सकती है? और वो भी तब जब इमरान खान, जिनके पास खुद को खाने को रोटी नहीं है और हिंदुस्तान को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा। Pakistan's nuclear arsenal is simply as a deterrent to protect ourselves. But you're growing it, not shrinking it. I'm not sure whether we are growing it or not, because Really? As far as I know, our nuclear, the only one purpose, it's not an offensive thing. Any country which has a neighbor 7 times the size as Pakistan has would be worried. Is your goal vis-a-vis India and Pakistan nuclear disarmament? I'm completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the 2 countries. We have border skirmishes, but we've never faced war. The moment there's a settlement on Kashmir, I believe the 2 neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. और अब बात भारत की एक बड़ी कामयाबी की। हिंदुस्तान से जो हजारों करोड़ लेकर लुटेरे भागे, उन लुटेरों से 80% वसूली कर ली है भारतीय एजेंसियों ने। ये एक अच्छी खबर है। इन लुटेरों में कौन कौन शामिल है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। विजय माल्या जो फरार हिंदुस्तान से हजारों करोड़ लेकर, विजय माल्या इनमें शामिल हैं जिनसे वसूली कर ली है एजेंसियों ने। जरा सुनिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले दिनों सामने आई थी जब विजय माल्या मैच देखने गए थे और लोग उनके पीछे नारे लगाने लगे। पहले जरा सुनिए, फिर आपको बताएंगे कितने की वसूली विजय माल्या से हो गई। देखो कौन आया, तो विजय माल्या अकेले नहीं है, नीरव मोदी हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए, यहां ऐश की जिंदगी जीते रहे, इनसे भी वसूली हुई है। ये आप एक्ट्रेस के साथ, हीरोइनों के साथ इनकी तस्वीरें देख रहे हैं, सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, यहां ऐश की जिंदगी जीते रहे। उसके बाद भारत से रफू चक्कर हो गए, लेकिन इनसे अब वसूली हो गई है। कैसे वसूली हुई, आइए आपको बताते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। जो लोग लेकर पैसा भागे हैं, उनसे वापस रकम ले ली गई है। कैसे, ये आपको बताते हैं। दरअसल एजेंसियां एक्शन में है और इन भगोड़ों से फर्जीवाड़े की रकम वसूलने की कार्रवाई तेज हो चुकी है। ईडी के मुताबिक तीनों भगोड़े यानी विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर शिकंजा कस गया है और इनकी
18,170 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। 18,170 करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त की गई है। यह रकम बैंकों के कुल नुकसान का 80% है और बाकी के 20% की वसूली भी जल्द कर ली जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक इन तीनों लुटेरों ने सरकारी बैंकों के 22,586 करोड़ रुपए डकार लिए थे। कितने? 22,586 करोड़ लेकर ये भागे हैं, यानी जनता के पैसे का चूना लगा दिया है। ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी बैंकों को कुल जब्त संपत्ति में से 9,041 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं, बाकी भी जल्द ट्रांसफर हो जाएंगे। और स्कैम कितने का हुआ और कितना बड़ा है ये हम आपको बता रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेकर फरार हुआ। विजय माल्या के अलावा आपको बताएं नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भी हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हुए। ये आप देख रहे हैं मामा भांजे, देखिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर फरार हुए थे, लेकिन दोनों को मिलाकर 18,000 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दुनिया का सबसे रईस शख्स में शुमार जेफ बेजोस, जो कि अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस जो कि अब तैयारी कर चुके हैं कि कैसे वो अब अंतरिक्ष पर जाएंगे, लगभग 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। लेकिन यह खबर मैंने आपको बताई थी। इसमें अब नई खबर यह है कि दरअसल लोग ये चाहते हैं, हजारों लोग कह रहे हैं कि जेफ बेजोस अंतरिक्ष में तो जाएं लेकिन वापस उतर करना है। ये कौन कह रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। जेफ बेजोस की दूसरी तस्वीर जरा मैं दिखाऊं। जेफ बेजोस की एक कंपनी, अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन इनकी कंपनी है। आपको पहले बताता हूं जेफ बेजोस है कौन, उसके बाद आपको बताऊंगा कौन कह रहा है कि अंतरिक्ष में ये जाएं तो वापस ना आए। जरा देखिए पहले जेफ बेजोस कौन है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जेफ बेजोस दरअसल दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन है। बेजोस अमेज़न के सीईओ हैं। बेजोस और बेजोस की अपनी स्पेस कंपनी है। 2020 में हर सेकंड 1.81 लाख करोड़ कमाए हैं और 190 अरब डॉलर की संपत्ति बेजोस की है। 5 जुलाई को उन्होंने पद छोड़ेंगे, 5 जुलाई को। आइए अब आपको बताते हैं कौन कह रहा है कि बेजोस अंतरिक्ष में जाएंगे लगभग 100 किलोमीटर ऊपर तक। बचपन से उनकी ख्वाहिश थी, जब 5 साल के थे तब से वो चाहते थे कि वो अंतरिक्ष में जाएं। अब कौन कह रहा है कि इनको अंतरिक्ष में भेजा जाए तो वापस नहीं आए? सुनिए जरा, आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जेफ बेजोस की तैयारी है जुलाई के महीने में अंतरिक्ष पर जाने की। अमेज़न के संस्थापक और दुनिया के सबसे रईस इंसान जेफ बेजोस अंतरिक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 7 जून को ऐलान किया था कि वो अपने भाई के साथ 20 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन change.org पर लगी याचिका में हजारों लोग ये चाहते हैं कि उन्हें धरती पर लौटने की मंजूरी न दी जाए। लॉन्चिंग से पहले बेजोस पर पृथ्वी पर लौटने से रोकने के लिए बाकायदा एक ऑनलाइन याचिका सामने आ गई है। इसमें 56,000 लोगों ने दस्तखत कर दिए हैं कि बेजोस को धरती पर आने से रोक दिया जाए। बेजोस के अंतरिक्ष जाने की घोषणा के 3 दिन बाद ही 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। change.org याचिका का टाइटल है जेफ बेजोस को धरती पर लौटने की इजाजत ना मिले, और इस याचिका में लिखा गया है कि अरबपतियों को धरती या अंतरिक्ष में नहीं होना चाहिए। कुछ हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें धरती पर वापस विशेषाधिकार होगा कि अधिकार नहीं। यह धरती जेफ बेजोस जैसे लोगों को नहीं चाहती है। बेजोस अंतरिक्ष यान में 11 मिनट की उड़ान भरेंगे, सिर्फ 11 मिनट की। उन्हें गुंबद के आकार के कैप्सूल में बांधा जाएगा जो रॉकेट बूस्टर के ऊपर होगा। तो जेफ बेजोस ने जो ये उड़ान भरेंगे, इसकी बगल वाली जो सीट है ये लगभग 200 करोड़ की बेची है। अपने भाई के साथ जेफ बेजोस अंतरिक्ष पर जा रहे हैं और बगल वाली सीट की नीलामी की है उन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा की। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।